ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग बहुपद कर रहे थे, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, है ना। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक क्या था? लास्ट क्लास में आपने सीखा समान पद और असमान पद, काफी सारे क्वेश्चन किए थे। एक टॉपिक और था पदों के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। तो ये सभी को याद है, फैक्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग फैक्टराइज करते हैं। फैक्टर करने का मतलब उनको कुछ टुकड़ों में डिवाइड करना, बांटना, कि उनको गुना करने पर वापस से वही वाला नंबर आ जाए। ठीक है। अच्छा, मनीत के नाम से जो बच्चे हो ना, ये सारी जो ट्रायंगल से रिलेटेड जो डाउट है आपका, हीरोन्स फार्मूला वाला, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, अभी हम लोग बहुपद कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। थोड़ी देर में ये डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन है रिकॉल क्वेश्चन, लास्ट क्लास पे आधारित, बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है। ट्राई करो इस क्वेश्चन का पोल में आंसर करने के लिए। ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया गया था आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर हमारे पास एक पद लिखा गया हो -5y² z, और इससे मुझे पूछा जा रहा है कि इसमें आप बताइए कि इसमें गुणनखंड क्या क्या है, तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे? इसमें गुणनखंड क्या क्या है? अच्छा, इसमें मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं, अब आंसर कीजिए। ए, बी, सी या डी? -5² z में गुणनखंड क्या है? इसको आप अगर तोड़ोगे तो क्या क्या टर्म्स आपको दिखेंगे, छोटे छोटे। सर आप नेक्स्ट क्लास में हमारा पोल का रिजल्ट दिखा देना। हाँ, नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, आज तो नहीं लेकर आया, नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल दिखा दूंगा। -5y² z अगर लिखा गया है, इसको अगर मैं गुणनखंड करूं। अच्छा, पोल सेक्शन में काफी कम आंसर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट आधे बच्चों का आंसर अभी तक आया है, जबकि क्वेश्चन काफी आसान है। सर इसमें तो वो ऑप्शन है ही नहीं, रॉन्ग ऑप्शन है ये तो। नहीं, आप ट्राई करो, मिल जाएगा आपको आंसर। अगर कोई डाउट हो रहा है, देखो आप पहले उसको तोड़ो ना पूरा। -5 तोड़ दे, पर स्क्वायर, वाई स्क्वायर का तो नहीं मिल रहा। तो वाई स्क्वायर को भी आप तोड़ सकते हो। वाई स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? वाई इंटू वाई, है ना। तो वाई तो दो बार। दो वाई तो नहीं है ना सर किसी के ऑप्शन में। देखो ध्यान से, मैंने अभी ऑप्शन को चेंज किया है, अभी मैंने ऑप्शन को मिल चेंज गया किया सर, है। मिल गया, मिल गया, मिल गया। ठीक है? सर ये पहले ठीक। रॉन्ग था, लेकिन आपने चेंज करने के बाद ठीक आंसर हाँ, दे दिया। वही ना, मुझे अभी दिखा इसलिए मैंने चेंज कर दिया ऑप्शन को। मेरा भी सर गलत हो गया। कोई बात नहीं, अगर गलत हो गया, अगर कहीं भी गलत हो जाता है तो आप क्या करना, पहली बात तो ये कि चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हो जब मैं पोल को एंड करूंगा। दूसरा, थोड़ा पोल में आप लेट से आंसर किया करो। चलो, अभी मैं 15 सेकंड और रुक रहा हूँ। मैक्सिमम आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम आंसर सही है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ काफी सारे बच्चे अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है? काफी बच्चे, आप देखो 7 मिनट लेट हो क्लास। ठीक है, ट्राई करना कि क्लास को थोड़ा पहले ज्वाइन करो, और अगले क्लास से हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, तो एकदम टाइम पर ज्वाइन करना, ताकि कुछ भी आपका नहीं छूटे। चलिए, 5 सेकंड में मैं एंड कर रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। इसको मैं एंड करके डिस्कस करता हूँ। चैट ऑन है, अगर कोई भी गलती हो गई है तो चैट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि आपका अब आंसर क्या है। देखो, आप बोलोगे सर टर्म क्या है? -5y²z। तो अगर मैं इसको -5y²z को अगर मैं तोड़ूं, तो ये क्या लिखोगा? -5 इंटू में y² इंटू में z। ठीक है, अब ये और टूटेगा तो क्या? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो y² लिखा गया है, y² कहने का मतलब y दो बार है ना। तो आप बोलोगे सर -5 इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड। तो अब क्या क्या आपको दिख रहा है गुणनखंड? एक दिख रहा है -5, एक दिख रहा है हमें वाई, एक हमें दिख रहा है वाई, और एक जेड, मतलब -5 वाई दो बार और जेड। तो ये दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्लियर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तोड़ लोगे। अगर कोई डाउट है तो जल्दी से डी लिख दो, या फिर
माइक ऑन करके जो पूछ तो लो। हमारा समझा दो फिर से समझाना है? सर। सर बस ठीक, इसको मैं इरेज कर दूं। देखो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी दो अल्फाबेट इस तरीके से लिखे गए हैं तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में गुना का साइन है, एक्स इंटू वाई। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं -5y² तो यानी कि सभी नंबर के बीच में गुना का साइन है, तो आप लिखोगे सर -5, ठीक है, y² गुना के साथ फिर जेड, ठीक है। तो -5 तो हमें दिख ही गया, y² को बस तोड़ लो कि y² को लिखेंगे y इंटू वाई, ठीक है। और यहाँ पर -5 था हमारा, 2y आया और एक जेड आया, मतलब एक हुआ -5, 2y और एक जेड। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, एक -5, 2y और एक जेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर है अभी? अभी क्लियर है? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है, नया टॉपिक जो हमें आज करना है, संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। देखो ये बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। आप 2 सेकंड में किसी भी टर्म का अलजेब्रिक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बता सकते हैं। अच्छा, चैट सेक्शन में कुछ बातें चल रही है, ठीक है, तो चैट सेक्शन में इस तरीके से आप कुछ भी नहीं लिखोगे, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है, जो सिखाई जा रही है उस पर फोकस कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, देखो क्या लिखा गया है। यदि किसी पद के गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो संख्यात्मक गुणनखंड को उस संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। जैसे कि मतलब समझो, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 5x, तो यहाँ बोलोगे सर x इसको लिख सकते हैं 5 गुना x, तो यानी कि आप कहोगे सर 5 जो है वो x का गुणांक है। क्या बोलोगे सर? 5 क्या है? x का गुणांक है। समझ में आया? अगर मैं लिख दूं 3y² और मैं आपसे पूछूं y² का गुणांक क्या होगा, तो आप बोलोगे सर y² का गुणांक, y² किससे गुना हो रखा है? 3 से गुना हो रखा है, तो आप बोलोगे सर y² का गुणांक जो होगा वो 3 होगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया कि गुणांक क्या होता है? वह नंबर जिससे कोई वेरिएबल गुना हो रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इस टाइप से अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दूं 3y-7 और 3y-7 लिखकर अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए y का गुणांक क्या है, ठीक है, मुझे बताइए इस y का गुणांक क्या है, तो देखो y कितना से गुना हो रखा है? 3 से गुना हो रखा है, तो आप बोलोगे सर y का गुणांक 3 है यहाँ पर। क्लियर है? बस देख के पता चल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो y का गुणांक, संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3 होगा। अगर और मैं सर यहाँ पर, हाँ बताइए, कुछ डाउट है क्या? सर वाई के आगे कुछ भी नहीं हो तो हाँ डिस्कस करेंगे, y के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, एक 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 करके सारी चीज अगर फिर कुछ डिस्कस करेंगे। नहीं है तो ये आएगा ना। हाँ कुछ नहीं है तो एक आएगा, वो भी डिस्कस करते हैं अभी। देखो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2x² + 5x + 9, तो यहाँ मुझे मुझे बताइए कि x² का गुणांक कितना होगा? x² का गुणांक कितना होगा? 2। x² का गुणांक 2 होगा। मुझे बताइए x का गुणांक कितना होगा? सर तो 5। सर बोलोगे मैम सर x के आगे 5। अच्छा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दो। तो x के आगे 5 लिखा हुआ है, 5 से गुना हो रखा है, तो यहाँ पर बोलोगे सर x का गुणांक 5 होगा, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दे दिया 2x² + 5xy - 9z + p, ठीक है, मुझे बताइए यहाँ पर x² का गुणांक कितना है? तो सर बोलोगे सर तो सर x² 2 से गुना हो रखा है, 2 आ जाएगा। मुझे बताइए xy का गुणांक कितना है? तो बोलोगे सर xy के आगे 5 लिख रखा है, तो आप 5 xy, अच्छा चैट सेक्शन में लिखिए। मैं लास्ट क्लास में बता रहा था आप सभी को कि चैट सेक्शन का यूज करो, ठीक है, चैट में लिख दो। xy का गुणांक 5 होगा। मुझे बताइए z का गुणांक कितना होगा? देखो यहाँ चैट सेक्शन में फिर से बोल रहा हूँ, जो ही बच्चा माइक ऑन करके बोल रहा हूँ ना, चैट सेक्शन में लिख दीजिए। तो z का गुणांक यहाँ पर देखो मैक्सिमम बच्चे कह रहे हो सर 9 होगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा 9 नहीं होगा, z का गुणांक -9 होगा, ठीक है।
तो गुणांक हमेशा चिन्ह के साथ बताते हैं अगर नेगेटिव है तो, ठीक है। तो -9 होगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं पी का गुणांक, तो पी का गुणांक क्या होगा, पी के आगे कुछ भी नहीं है, तो पी को हम लिख सकते हैं ना 1 × पी, ठीक है। तो पी कितने से गुना हो रखा है, 1 से गुना हो रखा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं पी का गुणांक, तो आप बोलोगे सर पी का गुणांक 1 होगा। तो अगर कोई भी नंबर नहीं लिखा गया, किसी से गुना नहीं है, तो वहां पर 1 है, ठीक है। और अगर नेगेटिव रहेगा तो आप नेगेटिव वो भी लो, ठीक है। क्लियर है? चलिए, मैं कुछ और टर्म्स लिख रहा हूं, मुझे बताइएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x² y -5xz -9x + 8z + y² + 8। चलिए, मुझे बताइए यहाँ पर मैं जो जो टर्म्स लिख रहा हूँ, x² का गुणांक आप चैट सेक्शन में लिख के बताओ। x² का गुणांक लिख के बताओ। तो आप लोग बोल रहे हो सर 2 होगा, है ना, x² 2 से गुना हुआ है, ठीक है। मुझे बताइए x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, x का मैं पूछ रहा हूं। आप बोलोगे सर x कहां पर लिखा रखा है, यहाँ पर। तो x कितना से गुना हुआ है, 9 से गुना है, लेकिन आगे में माइनस का साइन है, तो साइन के साथ बताएंगे। तो x का गुणांक कितना है, -9। x का गुणांक -9 होगा, ठीक है। चलिए, मुझे बताइए z का गुणांक कितना है। 8 सर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर z का गुणांक कितना है, z के आगे 8 लिखा गया है, 8 से गुना है, ये क्या है 8 × z, है ना, 8 × z। तो आप बोलोगे सर 8 से गुना है, तो 8 का z का गुणांक 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताओ xz का गुणांक, -5। अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको चैट सेक्शन में लिख दो। देखो, मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पर काफी सारे बच्चे, अगर सभी लोग माइक ऑन करके आंसर देंगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा ना, इसलिए बस बोल रहा हूँ कि चैट सेक्शन का यूज करो, चैट में लिखो आंसर। तो यहाँ पर होगा -5, ठीक है। आंसर आपका सही था, वेरी गुड, लेकिन आपको चैट में आंसर देना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर xz का गुणांक क्या होगा, -5। सिर्फ 5 लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। साइन के साथ लिखोगे, चिन्ह के साथ, यही इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं पूछूं कि y² का गुणांक कितना होगा, सर -1। -1, ठीक है। तो -1 होगा, तो y² का गुणांक -1 होगा। क्लियर है? इतना सारा क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ सर। हाँ बताइए। चलो, यहाँ पर है आपके सामने। एक बार और समझा दो सर। हाँ बिल्कुल, मैं समझा रहा हूँ। 5x² - y³ + xz - yz - 19x² + 18z² - 12xyz, ठीक है। चलिए, अब मैं जिसका भी पूछ रहा हूँ, अभी मैं आपका माइक बंद कर रहा हूँ, ठीक है। कोई बच्चा भी माइक नहीं ऑन कर पाओगे, क्योंकि काफी बच्चे मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके बाद भी आप लोग माइक ऑन कर रहे हो, ठीक है। एक सेकंड बस रुकना है आपको। चल, तो आपको चैट में आंसर देना है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा x² का गुणांक कितना है। यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि x² का गुणांक कितना है, तो आप क्या बोलोगे। तो आंसर आ रहा है 5, ठीक है। x² का गुणांक 5 है। अभी मुझे बताइए कि yz का गुणांक कितना है। अगर मैं पूछूं yz का संख्यात्मक गुणांक कितना है, तो आप बोलोगे सर yz के आगे क्या लिखा गया है, -yz। मतलब yz ये है -yz, और -yz को आप लिख सकते हो ना -1 × yz, ठीक है। तो मतलब yz कितने से गुना हुआ है, -1 से गुना हुआ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर yz का गुणांक -1 है। क्लियर है? अगर मैं पूछूं मुझे बताओ xz का गुणांक कितना है, xz का गुणांक कितना है, तो आप बोलोगे सर xz यहाँ पर है, ये वाला टर्म xz है ना। xz के आगे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो ये मत करना कि 0 होगा। अगर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 1 × xz, है ना, यानी xz किससे गुना हो रखा है, 1 से गुना हुआ है।
तो xz का गुणांक या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। क्लियर है? xz का गुणांक हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं जेड स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो आप बोलोगे जेड स्क्वायर सर यहाँ पर है। जेड स्क्वायर के आगे साफ दिख रहा है 18, और 18 ये पॉजिटिव है, तो 18 के लिए हम सीधे सीधे 18 इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, 18 इंटू जेड स्क्वायर, इसको लिख सकते हो ना 18 इंटू जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर किससे गुना हुआ? 18 से गुना हुआ। ठीक है, सीधे देखकर आपको पता चल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स वाई जेड का गुणांक बताइए, एक्स वाई जेड का, तो यहाँ पर देखो एक्स वाई जेड का टर्म लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? -12 एक्स वाई जेड, है ना, -12 एक्स वाई जेड। और इसको आप लिख सकते हो सर -12 इंटू एक्स वाई जेड, है ना। तो आप बोलोगे साफ दिख रहा है सर, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा -12। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का गुणांक या संख्यात्मक गुणांक -12 है। और कौन सा टर्म बचा? अगर मैं पूछ रहा हूँ एक्स स्क्वायर वाई, है ना, एक्स स्क्वायर वाई, इसका गुणांक क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक 19 लिख दिया। उसके बाद आप बोलोगे सर माइनस का भी साइन है, तो आप बोलोगे सर माइनस का 19 आएगा, तो हमेशा चिन्ह के साथ। और लास्ट मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं आपसे कि वाई क्यूब का गुणांक बताइए, तो वाई क्यूब का गुणांक कितना होगा? तो वाई क्यूब को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिख रहा है ये माइनस का वाई क्यूब है ना, ये माइनस का वाई क्यूब है। और माइनस के वाई क्यूब को आप क्या लिख सकते हो? आप बोलोगे सर यहाँ पर है -1 इंटू वाई क्यूब, यानी वाई क्यूब जो है वो वाई -1 से गुना हुआ है ना। तो आप बोलोगे सर संख्यात्मक गुणांक -1 है। तो संख्यात्मक गुणांक के बारे में क्लियर है? एवरीथिंग इजी है? आपको 2-3 सेकंड लगेगा, आंसर कर दोगे संख्यात्मक गुणांक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई गई वो सारा चीज यहाँ पर लिखा गया है। अगर मैं लिखूँ कि 5y-3 ये क्या है, तो आप लोग सर 5y-3 क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें 5y-3 में दो पद हैं, एक है 5y और एक है 3। तो एक पद बोलोगे सर 5y है और एक पद है हमारा 3, है ना। यहाँ पर कितने पद है? दो पद है। एक पद है हमारा 5y और एक पद है हमारा 3। ठीक है, दो पद हो गए। अब अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि चर क्या है, अचर क्या है, तो आप बोलोगे सर चर यहाँ पर हमारा क्या है? y है ना, वेरिएबल हमारा y है। और अचर क्या है? हमारा 3 है। ये वाला जो टर्म है 3, इसे कांस्टेंट करेंगे, इसका मान फिक्स है ना, ये फिक्स है। और चर पर क्या होता है? बदलते रहता है। तो y का वैल्यू हमें नहीं पता, तो y क्या कहेंगे? चर है। और जो कांस्टेंट है, फिक्स है, उसको अचर कहते हैं। तो चर, अचर हमारा 3 हुआ और चर हमारा y हुआ। अगर मैं पूछूं कि y का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताइए, संख्यात्मक गुणांक बताइए, तो आप देखोगे सर y कितना से गुना हुआ है? 5y लिखा हुआ है ना, यानी y 5 से गुना हुआ, तो आप बोलोगे सर 5 है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख देता -5y इंटू 3, अब मैं अगर पूछूं आपसे कि y का संख्यात्मक गुणांक कितना होगा, तो आप बोलोगे सर y का संख्यात्मक गुणांक -5 होगा। ठीक है, -5 होगा। क्लियर है इतना? तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो -5 होगा, और ऐसे लिखूंगा तो 5 होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसी पे आधारित पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, संख्यात्मक गुणांक पे, बहुत आसान सा टॉपिक था, तो सभी लोग ट्राई करना आंसर सही करने का। तो चैट आपका बंद किया जा रहा है अभी, और आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा गया -5y -7, -5y -7 में y का गुणांक आपसे पूछा जा रहा है ना, y का गुणांक। तो देखिए y का गुणांक क्या होगा? y किससे गुना हो रखा है? बस आपको गुणांक का मतलब ये होता है y कितने से गुना हुआ है। ठीक है, काफी सारा प्रैक्टिस किया, आंसर करो पोल सेक्शन में। -5y -7 अगर मैं लिख रहा हूं, तो अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने बच्चों के आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं। अच्छा, अभी किसी का आंसर गलत हो गया। ऐसे आंसर गलत होना नहीं चाहिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है, मोस्ट इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 10 सेकंड और रुक रहे, 10 सेकंड में ट्राई करो हो जाए। चलो 15 सेकंड और रुक रहे हैं, क्योंकि अभी काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। ठीक है, कोशिश करो कि इस 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। टेन सेकंड और, 10 सेकंड और है।
अभी भी 5-6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। 5 सर जल्दी 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया, आप सीधे सीधे देखो कि y किसने से गुना हो रखा है। ठीक है, y को मैंने किससे गुना किया, -5y -7 को आप इसको लिख सकते हो ना -5 गुना y, है ना, बस इस टर्म को मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर y -5 से गुना हुआ है, -5 इंटू वाई करने का मतलब क्या है, -5 से गुना हुआ, तो -5 ही हमारा संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा y का। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, -5। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ पर देखो y के आगे -5 लिखा गया है, बस इस यहाँ से देख के बता सकते हो। ठीक है, तो बहुत आसान सा होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। चलो अगला क्वेश्चन करिए। यहाँ पर बोला जा रहा है आपको y² का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताइए, -z+3y² लिखा गया और आपको पूछा जा रहा है कि y² का कोएफिशिएंट या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट गुणांक या फिर संख्यात्मक गुणांक, दोनों ही सेम चीजें हैं। क्वेश्चन 24 अभी दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। y² कितने से गुना हो रखा है, ठीक है, जितना सा भी गुना हो रखा है, जो भी संख्या से गुना हो रखा है वही संख्यात्मक गुणांक कहलाएगा। अच्छा, मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, टाइम पर क्लास ज्वाइन कर करो। काफी बच्चे मुझे दिख रहे हो अभी ज्वाइन कर रहे हो क्लास। इससे क्या होगा, आप कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे सारी चीजें। शनि के नाम से जो बच्चे हो अभी आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो काफी सारा चीज पढ़ा दिया गया है ना, तो टाइम। अच्छा, जैकी के नाम से बच्चा, आपको कोई डाउट है क्या, बार बार आपका माइक ऑन हो रहा है? तो मैंने पहले से कर रखी है। नहीं आप नहीं, और एक बच्चा कोई सनी के नाम से आया था। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ठीक है, इसको ट्राई करो। 15 सेकंड और, लास्ट 15 सेकंड, यस मैम। लास्ट 15 सेकंड। 10 सेकंड। अच्छा, भावना खान के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, ट्राई करो कि माइक नहीं ऑन करो। 5 सेकंड लास्ट, 5 4 3 2 1। चलो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। चैट आपका ओपन है। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है -z+3y², है ना, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ -z+3y²। यहाँ पर पूछा जा रहा है y² का कोएफिशिएंट, y² का गुणांक, तो y² वाला टर्म कहाँ पर लिखा गया, ये वाला टर्म है। तो इसको आप अगर 3y² में लिखो तो आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं 3 गुना y², यानी y² 3 से गुना है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर प्लस के साथ है तो पॉजिटिव आएगा, +3, है ना, ऑप्शन नंबर सी में हमें सही दिख रहा है, +3। ठीक है, क्लियर है, +3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, बताइए, इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, एक एक्सप्रेशन लिखा गया और आपसे पूछा गया y³ का गुणांक बताइए। क्या लिखा गया, x³ -y³ -3xy और यहाँ पर लिख दिया x+y। तो आप बताओ कि y³ का गुणांक क्या होगा। चलिए क्वेश्चन 25 है। तो देखिए y³ के आगे क्या है, y³ कितने से गुना हो रखा है। ठीक है, y का जो घन है वो कितना से गुना हुआ है, तो जिस भी संख्या से गुना है वही उसका गुणांक है। ठीक है, ट्राई करो, ध्यान से देखो y³ कहाँ पर लिखा गया है, y³ के आगे कितने से मल्टीप्लीकेशन लगाया हुआ है, बस। तो अगर कोफिशिएंट का क्वेश्चन आता है ना तो इसको करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगना चाहिए, 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्टीन सेकंड रुक रहे हैं अभी, 15 सेकंड और। तो अभी तक जितना आंसर आया मैक्सिमम आंसर सही है।
इस क्वेश्चन के बाद हम लोग हीरोन्स फार्मूला करेंगे, ठीक है। 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड और। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं। टोटल 4 बच्चे हो जिसका आंसर गलत आ गया है, जबकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, गलत नहीं होना चाहिए। 5 4 3 2 1। देखिए यहाँ पर मुझे बताना आपको क्या डाउट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और मैं लिख दिया x प्लस वाई। आपसे गुणांक किसका पूछा जा रहा है? वाई क्यूब का गुणांक। वाई क्यूब का गुणांक आप बताओ, वाई क्यूब कहाँ पर दिख रहा है? ये वाई क्यूब है, यहाँ पर वाई क्यूब है, या यहाँ पर वाई क्यूब है? तो आप बोलोगे सर ये वाला हमें दिख रहा है वाई क्यूब दूसरे में, ठीक है, सेकंड वाला टर्म वाई क्यूब है ना, यहाँ पर हमें दिख रहा है वाई क्यूब। तो इस वाले टर्म को अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, तो वाई क्यूब के आगे क्या लिखा गया? बस माइनस का साइन लगा दिया है ना, वाई क्यूब के आगे माइनस का साइन लगाया गया। मतलब इसको हम लिख सकते हैं माइनस वाई क्यूब जो है सर, इसको लिख सकते हैं -1 गुना वाई क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं, -1 गुना वाई क्यूब। इसका मतलब वाई क्यूब जो है वो -1 से गुना हुआ है ना, -1 से गुना हुआ है, यानी वाई क्यूब का जो गुणांक होगा वो -1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बताइए, क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया तो वाई लिखिए, और कोई भी डाउट है तो चैट में डी लिख दो, अगर डाउट है तो D लिख दो, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गलत है कुछ बच्चों के, तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं सही थे, मैक्सिमम के सही थे, लेकिन 4-5 बच्चे का आंसर गलत था, इसलिए मैं इसको फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, मुझे बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 से गुना हो रखा है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो आप बोलोगे सर वाई स्क्वायर के आगे भी कुछ भी नहीं है, तो इसका भी 1 होना चाहिए, लेकिन आपको दिख रहा है कि एक माइनस का साइन भी लगाया गया है ना, तो माइनस के साथ आप बताओगे वाई स्क्वायर का गुणांक -1 होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, और साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। अगर मैं पूछूं जेड स्क्वायर का गुणांक, तो बोलोगे सर जेड स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है ना, जेड स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 इंटू जेड स्क्वायर है वो, है ना, पॉजिटिव है तो प्लस का 1 लिखा। और एक्स वाई का गुणांक कितना हो जाएगा? तो एक्स वाई के आगे भी कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है ना, और 1 के आगे माइनस का साइन है, तो आप बोलोगे सर माइनस का 1 होगा। क्लियर हुआ? तो कहाँ पर 1 होगा, कहाँ पर -1 होगा, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? चलिए, तो अभी अपना, अच्छा ध्रुव कह रहे नहीं, क्या डाउट है ध्रुव? आप तो अभी क्लास ज्वाइन किए हो, ठीक है। चलिए, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में अगर कोई डाउट है ना, तो आप एक बार क्लास के एंड में रुक जाना, ये चीजें बता दूंगा मैं आपको। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी से। अगर मैं कुछ भी लिखूँ 5xy प्लस 9z माइनस 24x², तो संख्यात्मक गुणांक क्या होता है? हाँ, बस समझा दे रहा हूँ। संख्यात्मक गुणांक क्या होता है? आप बोलोगे सर एक्स वाई कितना से गुना हो रखा है? 5 से गुना हुआ है, तो एक्स वाई का संख्यात्मक गुणांक या कोफिशिएंट 5 हो जाता है, जेड का कोफिशिएंट 9 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -24 होगा, ठीक है। तो -24 होगा, नेगेटिव साइन के साथ बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अभी कंटिन्यू करते हैं अपना रिवीजन, ठीक है। हीरोन्स का फॉर्मूला, चलिए बस मुझे इतना बताओ कि हीरोन्स का फॉर्मूला का नाम तो सभी ने सुना होगा, मुझे बताओ हीरोन्स का फॉर्मूला का यूज करके आप क्या वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हो, एक आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, एक त्रिभुज या ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालते हैं, या एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं? ए, बी, सी या डी? चलिए बताइए, ए, बी, सी या डी? तो आप लोग कह रहे ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर सी। तो आप कहोगे सर हीरोन्स का फॉर्मूला का यूज करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ध्यान से पढ़िए, ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो एक क्वेश्चन जरूर बना दोगे, ठीक है, कम से कम 4-5 नंबर का आएगा ही, ठीक है।
तो हेरोन्स फार्मूला से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। तो पढ़ते हैं थोड़ा त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, क्या क्या चीज आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं पूछूं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलोगे सर भुजाओं के आधार पर। अच्छा, अमित के नाम से जो बच्चों, अमित शर्मा, देखो आप चैट सेक्शन में काफी देर से अननेसेसरी कमेंट लिख रहे हो, तो मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर इसके बाद आप कुछ भी चैट सेक्शन में इस तरीके से लिखोगे तो बिना वार्निंग क्लास से आप रिमूव कर दिए जाओगे। ठीक है, दिस इज योर लास्ट वार्निंग। तो क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। चलो ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, आगे से कुछ भी आप मैसेज ना करो। मतलब डाउट होगा तो आप डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज अननेसेसरी कमेंट नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो त्रिभुज के प्रकार अगर मैं पूछूं त्रिभुज कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बोलोगे सर साइड के बेस पे, मतलब उनके भुजाओं को देखें तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब इनका नाम क्या है, अगर मैं कह रहा हूँ 3 प्रकार के होते हैं, टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, तो पहला होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। अब इसका अगर मैं मतलब समझाऊं, इसका देखो नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। समबाहु कहने का मतलब क्या हुआ, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। तो समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजा बराबर हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं कोई ऐसा त्रिभुज बनाऊं जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, और देखो इस टाइप का अगर मैं कभी लाइन बनाऊं ना, कट करता हूं, इसका मतलब ये तीनों भुजा आपस में बराबर है। एक कट का निशान बनाया, मतलब ये तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो मुझे बताइए, अगर मैं ये वाला भुजा का मान दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो मुझे बताइए इस भुजा का मान कितना होगा, नीचे वाले भुजा का मान कितना होगा, अगर ये समबाहु त्रिभुज है। तो आप बोलोगे सर अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो नीचे वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यह भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब तीनों ही भुजा आपस में बराबर होना चाहिए समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तो कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर है उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, अगर मैं सिर्फ आपको एक भुजा ये वाला दे दूं कि 10 सेंटीमीटर, तो आप क्या ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बता सकते हो, ये तीनों ही भुजा बता सकते हो। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सर, तीनों ही 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यह भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है। अगला देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखो सम नाम को तोड़कर देखो, सम द्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो। ठीक है, सम का मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं कोई ट्रायंगल त्रिभुज जिसमें मुझे दिख रहा है कि दो भुजा बराबर है, अगर मैं ये वाला भुजा और ये वाले भुजा को बराबर कर दूं, ठीक है, इसका मतलब मैं अगर कह रहा हूँ ये वाला 10 सेंटीमीटर है तो यह भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये वाले को मैं कह रहा हूँ 8 सेंटीमीटर। तो ऐसा अगर त्रिभुज का मेजरमेंट दिया गया, दो भुजा बराबर दिख रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर है, समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होगा, क्लियर है, अगर ये भुजा और ये दोनों भुजा बराबर है तो दो भुजा बराबर दिख रहा है, यानी समद्विबाहु होगा। अगर मैं कुछ इस टाइप से फिगर बना दूं, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये भुजा का मैं मान दे रहा हूँ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वाले भुजा को मैं मान दे रहा हूँ 12 सेंटीमीटर, और मैं कह रहा हूँ ये दोनों भुजा बराबर है, और इसका मैं मान दे रहा हूँ 8 सेंटीमीटर। मुझे बताइए ये जो भुजा आएगा इसका लंबाई क्या होगा, नीचे वाली भुजा की लंबाई क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी या 12 सेंटीमीटर होगा, तो आप बोलोगे सर 12 सेंटीमीटर होगा, मुस्कान कह रही है 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है, ये जो कट का निशान बनाया गया उससे क्लियर हो रहा है कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ये दोनों भुजा जिसको मैं अभी रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, है ना, तो ये दोनों भुजा क्या है, हमारा बराबर है ना। तो आप बोलोगे सर ये नीचे वाला भुजा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसको 8 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। और एक ऐसा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजा बराबर है। ठीक है, अब विषम बाहु त्रिभुज की बात करते हैं। तो विषम बाहु कहने का मतलब क्या हुआ, जिसका तीनों ही भुजा अलग अलग माप के हो, है ना, भुजाओं की लंबाई अगर अलग अलग हो, मतलब अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं, एक भुजा ऐसे, दूसरा भुजा ऐसे, और तीसरा भुजा मैं कुछ इस टाइप से बना दिया। ठीक है,
और मैं इन तीनों ही के मेजरमेंट दे रहा हूँ, या फिर बिना मेजरमेंट दिए अगर मैं कभी ऐसा कर दूं ना, एक लाइन इस पे बनाया, दो लाइन इस पे बनाया और तीन लाइन इस पे बनाया, इसका मतलब ये एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन ये बता रहा है कि तीनों ही की लंबाई अलग अलग है ना, तीनों ही भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। मैं कहता हूँ ये वाला भुजा हमारा 8 सेंटीमीटर है, ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, और ये हमारा 18 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज को क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज है। क्या है? विषम बाहु यानी स्केलेन ट्राइंगल है। क्लियर है? ये समझ में आया कि समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु क्या है? ध्रुव कह रहे नहीं, क्या नहीं समझ में आया ध्रुव? क्या नहीं समझ में आया? समबाहु त्रिभुज में तीनों ही भुजा बराबर होगी, समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होगी, और विषम बाहु में तीनों भुजा बराबर होगी। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, हमारा टॉपिक क्या था? हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला में मैं आपसे पूछूं कि हीरोन्स फार्मूला में कौन से आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो आप तो बड़ा जल्दी बोल दोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिभुज में कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करके निकालते हैं, तो आप बोलना सर तीनों ही प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का भी निकाल सकते हैं, और विषम बाहु त्रिभुज का भी निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी त्रिभुज रहे, अगर हमें तीनों ही भुजा पता रहे तो हम हीरोन्स का फार्मूला यूज करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर है? तीनों ही प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है अगर हमें उसकी तीनों ही भुजा दी जाए। ठीक है, और यूज क्या करेंगे? हीरोन्स का फार्मूला। चलिए, हीरोन्स का फार्मूला पे आने के पहले मैं थोड़ा सा और कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। अगर मैं एक त्रिभुज बना दूं, ठीक है, इसका मैं लंबाई तीनों भुजा का दे दूं 8 सेंटीमीटर, ये मैं कह रहा हूं 10 सेंटीमीटर, और ये मैं कह रहा हूं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा? देखो पेरीमीटर क्या होता है, याद रखिएगा, भुजाओं का योग। ठीक है, भुजाओं का योग, तीनों ही भुजाओं का। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब तीनों ही भुजा को जोड़ देंगे। तो आप बोलोगे सर एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, दूसरा भुजा 10 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 12 8 20 10 30, ये 30 सेंटीमीटर आ रहा है। तो परिमाप हमारा क्या होगा? 30 सेंटीमीटर। तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकाल लेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, कोई भी त्रिभुज दिया जाएगा, अगर तीनों भुजा दिया रहे तो आप पेरीमीटर निकाल लोगे। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर मैं सिर्फ एक भुजा दे दूं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक भुजा दूं, ये मैं कह रहा हूं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आप इसका पेरीमीटर बता सकते हो? इस त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर नहीं बता सकते, क्योंकि सिर्फ एक भुजा रहेगा तो नहीं बता सकते। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। ये हमारा क्या है? समबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसका पेरीमीटर बता सकते हो, परिमाप बता सकते हो? परिमाप को पी से लिखते हैं। ठीक है, पी लिखूंगा इसका मतलब परिमाप। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसका परिमाप क्या होगा? ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब तीनों ही भुजा पता चल गया, तो 8 + 8 + 8 है ना, 3 बार जोड़ दोगे या 3 को 8 से गुना कर दोगे, दोनों ही चीज कर सकते हो, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं? परिमाप निकाल लिया हम लोगों ने। चलिए, अगर मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाऊं, अगर मैं कह रहा हूं हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, और इस भुजा की लंबाई मैं दे रहा हूँ 16 सेंटीमीटर, इस भुजा की मैं लंबाई दे रहा हूँ 16 सेंटीमीटर, इसका लंबाई मैं दे रहा हूँ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, या मैं इसका नाम मान नहीं दिया। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा दूं, एक और त्रिभुज बना लिया, और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? इसका ये दोनों भुजा बराबर है, ये भुजा है 10 सेंटीमीटर और ये भुजा है 8 सेंटीमीटर। सिर्फ मैं दो भुजा दे रहा हूं, और मुझे बताइए कि इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा? मुझे बताइए इस त्रिभुज का पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होगा?
तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये तीर कट का निशान बता रहा है कि ये दोनों भुजा बराबर है, तो यानी ये भी 10 सेंटीमीटर रहेगा, है ना। तो आप पेरीमीटर यानी 10 + 10 + 8 करोगे, यानी 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए, अगर मैं कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं एक त्रिभुज बना दूं, ये सारे चीज यूज आएंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय, काम आएगा। अगर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं और मैं कह रहा हूं इसका मान है 12 सेंटीमीटर, इसका मान है 18 सेंटीमीटर, और इस त्रिभुज का जो परिमाप है, पेरीमीटर जो है, वो हमारा क्या दिया है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे बताइए इस वाले का लंबाई कितना होगा। अगर मैं कह रहा हूं दो भुजा हमें दे दिया गया, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा आपसे पूछी जा रही है, तो कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे सर, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों ही भुजा को जोड़ देते हैं, तो आप कहोगे सर 12 + 18 प्लस इस वाले भुजा को मैं अगर x मान लूँ, तो आप कह सकते हो ये x है हमारा, है ना, बराबर 50, है ना। तीनों ही भुजा को जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा, यानी आप 12 और 18 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। 30 + x बराबर 50, है ना। तो आप x का वैल्यू कितना बोलोगे, 30 को उधर ले जाओगे तो घटाओगे, तो आप बोलोगे सर 50 - 30 हो जाएगा, यानी आप बोलोगे सर 20 सेंटीमीटर हमारा ये वाला भुजा आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, हमें दो अगर भुजा दी जाए और पेरीमीटर दे दिया जाए, तो हम तीसरा वाला भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है, अगर प्रॉब्लम है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाइए। स्क्रीन दिख रही है ध्रुव, क्लियर है, ये समझ में आया। अगर दो भुजा दी जाए, परिमाप दे दिया जाए, तो तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रही है तो लेफ्ट करके ज्वाइन होइए। बार बार चैट में बस लिखोगे तो फिर उससे सॉल्व नहीं होगा आपका प्रॉब्लम। लेफ्ट करो, ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। चलिए अभी आते हैं हम लोग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, देखिए हीरोन्स फार्मूला कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज दिया गया हो, जिसकी तीनों ही भुजा आपको पता है, एक भुजा का मान लो a है, दूसरा भुजा b है, और तीसरी भुजा c है। अगर हमारे पास तीन भुजा a, b और c दी गई हो, तो हीरोन्स का सूत्र ये कहता है इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा वर्गमूल, वर्गमूल के अंदर लिखेंगे s, इंटू s में से पहली भुजा घटाएंगे, s में से दूसरी भुजा घटाएंगे, फिर s में से तीसरी भुजा घटा देंगे। अब सवाल उठता है कि s क्या है ना, सवाल उठता है कि s क्या है। तो s को हम लोग कहते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, अर्ध परिमाप कहने का मतलब क्या हुआ, परिमाप का आधा, है ना। तो आप क्या करोगे, परिमाप क्या होता है, a + b + c। ठीक है, और अर्ध परिमाप बोला जा रहा है, तो उसका आधा करने के लिए मैं 2 से भाग लगा दूंगा। तो s का वैल्यू क्या होता है, a + b + c/2। समझ में आया, और ये क्या आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। तो ये क्लियर हुआ, अर्ध परिमाप है हमारा a + b + c/2, और क्षेत्रफल होगा s × s - a × s - b × s - c। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो पहले तो इस फॉर्मूला को याद कर लो या लिख लो। लिख लिया सभी ने, इस फॉर्मूला को लिख लिया। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास हाइट नहीं दिया गया हो, सिर्फ तीनों भुजा ही दी जाए, तो आप क्या करोगे। ठीक है, तब हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया हो जिसकी तीनों ही भुजा, अच्छा कोई तो एक बोल रहा था कि सर वर्गमूल में प्रॉब्लम है, तो एक बार पहले वर्गमूल, वर्गमूल में, अच्छा ठीक है, मैं माइक ऑन कर दे रहा हूं, कोई डाउट है तो 1 सेकंड। हाँ बताइए, मनीत के नाम से जो बच्चों, कोई डाउट है क्या आपका। हेलो हाइट मींस सर। परपेंडिकुलर, माइक ऑन करके बताओ। हाइट मींस परपेंडिकुलर। हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कह रहे हो ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो वो फार्मूला लगेगा। देखो अगर मैं कोई ट्राइंगल ऐसे बनाऊं,
जहां पर मैं कह रहा हूँ ये भुजा की लंबाई दे दी गई है और ये भुजा की लंबाई दे दी गई और ये तीनों भुजा की लंबाई दे दी गई, लेकिन आपको हाइट नहीं दिया गया, ऊंचाई नहीं दिया गया, तब आप कैसे करोगे? इसमें हीरोन्स फार्मूला ही लगा पाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपके एग्जाम में। ठीक, तो यहाँ पर मैं मान लो एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। अच्छा, अभी कह रहे थे वर्गमूल, ठीक है, पहले वर्गमूल देख लेते हैं। तो अगर मैं वर्गमूल लिखूं तो वर्गमूल का यही कंसेप्ट होता है कि अगर वर्गमूल के अंदर कोई भी नंबर 2 बार गुना में है, अगर 2 बार गुना हो रखा है तो ये नंबर एक बार बाहर आ जाएगा, ये एक बार बाहर आ जाएगा, एक्स वैल्यू आएगा। मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पर लिख दिया 5 इंटू 5 तो इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए है आपके सामने 25, ऑप्शन बी है आपके सामने 5। क्या आंसर आएगा, 5 या 25? तो दोनों ही आंसर आ रहे हैं, ए और बी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक्स से इंटू एक्स का मान एक्स आया ना, तो इसका मतलब एक बार बाहर आएगा, जोड़ा बनाना है तो 2 बार है तो एक बार ये बाहर आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसका वैल्यू 5 आएगा। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसको सीखिए, क्योंकि अगर ये चीजें में प्रॉब्लम होगी तो फिर हीरोन्स फार्मूला में दिक्कत होगा आगे जाके सोल्व करने में। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसको सॉल्व करके कैसे लिखोगे? ये सारी चीजें, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले, तभी हीरोन्स फार्मूला कर पाएंगे। तो आप बोलोगे सर दो बार लिखा गया तो एक बार बाहर आ गया, 5 का जोड़ा बन रहा है तो एक 5 बाहर आ गया, तो इसका वैल्यू सॉल्व करके 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 5 आया, 10 आया। चलो अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, इंटू 7, इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप बोलोगे सर जोड़ा बनाइए। देखो यहाँ पर 5 है एक और यहाँ पर एक 5 है, 2 बार 5 आया तो एक बार 5 को मैंने बाहर निकाल के लिख दिया। ठीक है, एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है, तो एक 3 को मैं बाहर निकाल के लिख लिया गुना में। ठीक है, एक 2 यहाँ पर दिख रहा है, एक 2 यहाँ पर दिख रहा है, 2 बार 2 दिखा तो एक बार 2 को मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, ये 7 देखो अकेला है, ये 7 क्या है? अकेला है। ठीक है, तो इस 7 को मैं रूट के अंदर ही लिखूंगा, इसको बाहर मैं नहीं निकालूंगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे कितना मिल रहा है? 5 गुना 3 15, 15 गुना 2 30, तो 30 रूट 7। क्लियर है? 30 रूट 7। क्लियर है? समझ में आया? चलो एक चीज और देखते हैं, अगर मैं ऐसे लिखूं वर्गमूल 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इसको बताइए सॉल्व करके क्या लिखोगे? इसको सॉल्व करके क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर 5 का जोड़ा बनाइए। देखो 5 2 बार दिख रहा है तो एक बार इस 5 में से मैंने एक 5 को निकाल दिया। ठीक है, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं सारी का, उसके बाद पिछला पेज में दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले इसको कर लीजिए। यहाँ पर 2 3 है तो यहाँ पर से एक 3 को मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब ये 5 देखिए अकेला है, 5 और नहीं है, ये 2 भी अकेला है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर इंटू में लिखेंगे 5 इंटू 2। ठीक है, ये दोनों अकेला है, 5 एक ही बार आया और 2 एक ही बार आया, तो इसको बोलोगे सर ये आ जाएगा 15 रूट 6, सॉरी 15 रूट 10, 5 को 2 से गुना करेंगे ना, तो 15 रूट 10। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है, पिछले पेज में कहाँ पर डाउट है? इसमें कोई डाउट है क्या? इस वाले में कोई डाउट है क्या? नहीं, अगर डाउट है तो पूछ लो। नहीं, ठीक है, डाउट है बताइए क्या डाउट है? माइक में 1 मिनट और कर दे रहा हूँ। चलो अभी माइक ऑन करके पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है तो। ये समझ में नहीं आया, ये 3 है ये वाला। चलो यहाँ पर मैं इसको फिर से लिख रहा मुझे हूँ। भी नहीं आया। ठीक है, ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ। चलो, ये इसको यहीं पे रहने दो और मैं साइड में लिख दे रहा हूँ इसको। देखो ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5 इंटू 3 इंटू 5
इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। चलिए मुझे बताइए 5 आपको अंदर में वर्गमूल के अंदर में कितने बार दिख रहा है? दो बार। 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ भी है, तो 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा ना। जिसका भी जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा, जिसका भी जोड़ा बनेगा, जिसका भी पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 5 बाहर आ गया, वो एक बार ही आएगा। 2 5 मिलकर 1 5 आया। 3 देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, 2 बार 3 दिखा, 3 का जोड़ा दिख गया तो 3 बाहर आ गया। ठीक है। 2 को देखिए, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 का भी जोड़ा बन गया तो 2 भी बाहर आ गया। ठीक है। 7 का कोई जोड़ा बन रहा है क्या? ये अकेला है तो इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा, वो अकेला रह जाएगा, तो ये वर्गमूल के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है। तो इसको सोल्व करके आया 30√7। क्लियर है? ये दो बार जाना शुरू से। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलिए, बताइए। क्लियर है सर। क्लियर है ना? चलो सर वो देखो ठीक है, हीरोन्स फार्मूला ना अब अगले क्लास में करते हैं क्योंकि समय हो चुका है। और स्क्वायर रूट ठीक होगा। फिर से बताइए क्या बोल रहे हो? जैसे आपने छोड़ दिया 30